हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। बेटे, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में बेटे हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट ही किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आज मैं दोबारा से इसको बताऊंगा। तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को आज कवर करेंगे और कुछ नए मेथड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। एक था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ अब नोट करेंगे और हम अपनी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं विद वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। आइए बेटे, मेरे साथ साथ नोट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। बेटे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकाली जाती है इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। दैट मीन्स हमने फाइंड करना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहता है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। मैं 4 इयर्स का एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ चलूंगा, ठीक है। ये ईयर 1 लेट अस सपोज मेरे पास 2012 है, ये 2011 है, ये 2010 है और ये 2000 लेट अस सपोज 9 है। यहां पर आप लिखेंगे प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स जो आप एडजस्टमेंट करने के बाद निकालते थे, ये वो प्रॉफिट्स आप लिखेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बेटे, जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा एडजस्टमेंट वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। लेट अस सपोज मेरे 2012 के प्रॉफिट्स थे 60,000 रुपीज। मैं सब कुछ इलस्ट्रेशन के लिए ले रहा हूं, सब कुछ इलस्ट्रेटिव है, एकदम आर्बिट्री है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रॉफिट्स लेंगे 60,000, 50,000, अगेन 60,000, 40,000, ठीक है बेटे। सिंपल एवरेज नहीं, अब हम वेटेड एवरेज की बात करें तो वेटेड एवरेज कहता है कि ये जो 4 इयर्स की परफॉर्मेंस है, इसे अलग अलग वेट्स दे दो। वेट्स का मतलब होता है कि इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी अलग कर दो। अब बताइए बेटे, इन चारों प्रॉफिट्स में से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और किसकी इंपॉर्टेंस कम होनी चाहिए? मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप 12th क्लास में आए हैं, ठीक है, और 12th क्लास के बाद मान लीजिए कोई कंपनी आपके पास आती है और वो कहती है कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं, तो आप हमें पुरानी परफॉर्मेंस बता दीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी आई थी। उसके बेसिस पर हम आपका सिलेक्शन करेंगे। तो बेटे, अभी आप 12th क्लास में हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस लेके आएंगे 11th क्लास की, 10th क्लास की, 9th क्लास की, 8th क्लास की। लेट अस सपोज पिछले 4 सालों की आप परफॉर्मेंस लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। अब बेटे होता क्या है,
मुझे ये बताइए कि मैं उस बच्चे को ज्यादा अच्छा मानूंगा जिसने 9th क्लास में क्लास टॉप की थी, लेकिन वो 11th क्लास में थर्ड आया था, या मैं उस बच्चे को अच्छा मानूंगा जो 11th में फर्स्ट आया था लेकिन 9th में थर्ड आया था? क्वेश्चन सुना आपने? मेरे सामने दो स्टूडेंट्स खड़े हैं। एक कहता है सर मैं 9th में फर्स्ट आया था और 11th में थर्ड आया हूं, और दूसरा बच्चा कहता है सर मैं 11th में फर्स्ट आया था लेकिन 9th में मैं थर्ड आया हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटे इंटरनेट कनेक्शन चला गया था और अब इंटरनेट आ गया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं किस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट मानूं, जो रिसेंटली 11th क्लास में फर्स्ट आया है या जो 9th क्लास में फर्स्ट आया था। तो द आंसर इज कि सर जो 11th में फर्स्ट आया है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने परफॉर्म किया है और वो रिसेंटली अच्छे मार्क्स लेके आया है। तो दैट मीन्स हम रीसेंट परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सिमिलरली अब ये मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, आइए हम प्रॉफिट्स को वेट देना शुरू करते हैं। अब वेट्स कैसे दिए जाएंगे? तो बेटे जो सबसे लास्ट ईयर होगा उसका वेट होगा 1। वेट का मतलब होता है बेटे इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी 1। और जो उससे लेटेस्ट ईयर की परफॉर्मेंस है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी 2। उससे ऊपर की इंपॉर्टेंस हो जाएगी 3 और उससे ऊपर की इंपॉर्टेंस हो जाएगी 4। यानी वेट्स हमेशा होंगे 1, 2, 3, 4, और जो सबसे रीसेंट ईयर होगा उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। अगर मेरे पास 5 इयर्स होते तो वेट होते 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। सबसे पिछला साल जो दिया हुआ है उसका वेट 1 कर देना, उससे ऊपर वाले ईयर का 2, उससे ऊपर 3, उससे ऊपर 4, बढ़ते जाना, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर प्रोडक्ट का मतलब है 60,000 इंटू 4, ये होगा 2,40,000, ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 1,20,000,
और ये हो गया 40,000। इसके बाद आप सम निकालेंगे वेट्स का भी और इन मल्टीप्लाइड प्रॉफिट्स का भी। सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा 0, 5 4 9 9 2 11 11 and 4 15, 1 कैरी, 2 1 3 3 and 2 5, ये हुआ 5,50,000। ठीक है। नाउ वेटेड एवरेज का मतलब होता है, वेटेड एवरेज मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 5,50,000 और सम ऑफ वेट्स आ रहा है 10, तो ये आ जाता है 55,000। ठीक है जी, बोलिए क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बेटे एक क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और हम बुक से क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपकी टीएस ग्रेवाल बुक से कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं 2014 एडिशन से, और ये मैंने जानकर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि सॉल्व्ड वाले तो आप बुक में इलस्ट्रेशंस की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं इसका पेज नंबर भी आपको बता देता हूं, 2.17 पेज नंबर 2.17, पेज नंबर 2.17 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। हाँ जी बेटे, शुरू करें क्वेश्चन। पढ़िए। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर लास्ट 5 years। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years 2001, 10, 11, 12, 13 and 14। Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively। बेटे पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि एग्जामिनर ने आपको वेट बता दिए, लेकिन अगर वेट नहीं भी बताए होते तो भी वेट यही डलने थे। बताओ, मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट के प्रॉफिट का वेट 1 डालना, ये रूल होता है। इसका वेट होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4, इसका होगा 5। ऑल्दो ये बात क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दी, बट हम सीख के चलेंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं भी करे तो भी वेट ऐसे ही देने हैं। ठीक है जी, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए पहले तो मैं बनाता हूं यहां पर सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूं, गुडविल इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, और ये हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ठीक है जी। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो यहां लिखे जाते हैं ईयर्स। पहला कॉलम बनेगा ईयर्स। ईयर्स में लिखिए 2010
11, 12, 13, 14। ठीक है जी, आइए देखें क्या यही थे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट्स। तो एक और कॉलम डाल देते हैं प्रॉफिट्स, फिर एक कॉलम डलेगा वेट्स, फिर एक कॉलम डलेगा प्रोडक्ट। तो पहले यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स, वेट्स, प्रोडक्ट। आइए प्रॉफिट चेक करें। 2024, 2024 30, 20,000, 24,000, 30,000 और उसके बाद 25,000 एंड 18,000, 25,000, 18,000। अब बेटे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में ईयर्स को लिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। आपने ध्यान रखना है वेट्स कैसे असाइन करने हैं। और वेट्स का रूल होता है कि जो सबसे ओल्ड ईयर आपको दिया होता है उसका वेट सबसे कम 1, 2, 3, 4, 5। सम ऑफ वेट जब आएगा तो ये आ जाएगा 15। आइए प्रोडक्ट निकालें। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्ट आएगा 20,000, 24 इंटू 2 48, 30 इंटू 3 90, 1 लाख और 18 इंटू 5 90,000। और इसका टोटल कर लेंगे 0 0 0। ये आ गया 8,000 और ये क्या हुआ 4 2 6, 9 और 6 15, 15 एंड 9 24। ये आ गया 3,48,000। मैं फिर भी एक बार श्योर हो लेता हूं कि मैंने कहीं टोटलिंग मिस्टेक ना की हो। हाँ जी 3,48,000। अब बताइए वेटेड को WTD लिख रहा हूं, वेटेड एवरेज को AVG लिख रहा हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट 348,000, सम ऑफ वेट 15 और 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15। ये मेरे पास आंसर आता है 23,200। चेक कीजिए। बिल्कुल ठीक आ गया सर 23,200। और फिर क्या करेंगे, फिर 23,200 को यहां लिखिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज शायद 3 था। हाँ जी ये दिया हुआ है 3 इयर्स परचेज। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिए और आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है ₹69,600। ₹69,600 बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। अब आइए बेटे देखिए हमने क्या किया। बेटे हमने लेटेस्ट ईयर को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है। ये देखिए 5। अगर मैं ऐसा नहीं करता, मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से काम कीजिए, तो सिंपल एवरेज में होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर सिंपल एवरेज से चलता, क्वेश्चन में मांगा नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 20,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 और प्लस 18,000, ये आता है 1,17,000। फॉर एग्जाम्पल के अगर क्वेश्चन ये कह देता कि इसे सिंपल एवरेज से कीजिए, तो आप कैसे करते? हाँ, अगर मैं सिंपल एवरेज से चलता
तो सिंपल एवरेज में मेरी सिंपल एवरेज होती सम ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 5 years अपॉन 5, ये आता है 23,400, और तब गुडविल हो जाती 23,400 इंटू 2, ये हो जाती 46 था, सॉरी इंटू 3 लेना था, तब गुडविल हो जाती 70,200 रुपीज। ये मांगा नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है कि सिंपल एवरेज से इसे कैसे करना था। बोलिए, क्लियर हो गया? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब बेटे आप किसी भी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट्स लेने हैं, वेट्स असाइन कर देने हैं। वेट्स में ध्यान ये रखना है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कम होने चाहिए, करंट ईयर के वेट्स ज्यादा होने चाहिए, लास्ट ईयर के वेट कम होने चाहिए, करंट ईयर के वेट ज्यादा होने चाहिए, और वेट हमेशा इसी तरीके से 1 2 3 4 5 लोगे, और फिर आप सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट लोगे, तो आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे, और उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। अब हम और देखते हैं, और हमारे पास कौन से क्वेश्चन है। अब हमारे पास नया मेथड आ गया, और इस नए मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर लेते हैं। ओके, लिखें बेटे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अब लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि गुडविल होगी सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा जी, अब बेटे ये हमारे पास न्यू कंसेप्ट आ गया कि सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये समझा दूं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, और फिर इसका फॉर्मूला यहां लिखवा दूं। आइए मैं पहले आपको कुछ समझाता हूं। सपोज बेटे ये एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मैंने फिर से बनाया। दिस इज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट कितना कर रखा है। लेट अस सपोज बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 2 लाख, और इसके एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है, ये आते हैं 30,000 रुपीज। ठीक है जी, एक बिजनेस चलाते हैं मिस्टर ए जिसमें कैपिटल लगाई है 2 लाख और जिसमें वो प्रॉफिट अर्न करते हैं 30,000 रुपीज। ये एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अब देखिए, अब एक पर्सन न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है। और न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है सेम 2 लाख रुपीस। ये लीजिए बेटे।
अब बेटे इसकी कैपिटल और नए बिजनेस की कैपिटल दोनों की दोनों कैपिटल सेम है। क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि न्यू बिजनेस के प्रॉफिट्स भी 30,000 हो जाएंगे? याद कीजिए बेटे, कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि इसके पास एक्स्ट्रा कस्टमर्स होंगे। क्यों एक्स्ट्रा कस्टमर्स होंगे? क्योंकि इसका बिजनेस पुराना है। यहां एक्स्ट्रा कस्टमर्स होंगे, ये लिखिए, ये एक्स्ट्रा कस्टमर्स होंगे। और एक नए बिजनेस के अंदर भी तो कुछ ना कुछ कस्टमर आएंगे। इसकी ग्रोथ स्लो है लेकिन होगी तो सही। यानी दैट मीन्स मैं ये मान लेता हूं कि एक नया बिजनेस नॉर्मली एक न्यू बिजनेस 12% प्रॉफिट अर्न करता है। एक न्यू बिजनेस नॉर्मली 12% प्रॉफिट्स अर्न कर लेता है हमारी इंडस्ट्री में, ये मैंने मान लिया। जो नॉर्मली अर्न करते हैं ये गवर्नमेंट से मिल जाता है डाटा। रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर आप टेक्सटाइल के बिजनेस में हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली भी क्या कमा सकती है, और ये हमेशा परसेंटेज टर्म्स में डिफाइंड होता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि बेटे इसमें गुडविल नहीं है, ये एक नॉर्मल बिजनेस है, और एक नॉर्मल बिजनेस भी अपनी कैपिटल का 12% अर्न कर लेगा। तो दैट मीन्स जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा और अगर वो 2 लाख रुपीस की कैपिटल लगाता है तो इस 2 लाख की कैपिटल पर बेटे उसे 12% इनकम होगी, क्योंकि ये नॉर्मली हर पर्सन को इनकम होती है, ऐसा माना जाता है। 2 लाख इंटू 12%, ये आ जाता है बेटे 24,000। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर 30,000 प्रॉफिट्स कमा रहा है 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करके, तो मैं ये निकालूंगा कि नॉर्मली कोई बिजनेस उतनी कैपिटल से क्या कमा लेता। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। दैट मीन्स अगर मैं न्यू बिजनेस लगाऊंगा तो मैं 24,000 कमाऊंगा 2 लाख पर, और एग्जिस्टिंग बिजनेस कितना कमा लेता है 30,000। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लूं तो मुझे क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का एडवांटेज मिलेगा, बताइए। अगर मैं न्यू बिजनेस ना लगाकर एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय कर लूं तो मुझे कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलेंगे? 30,000 माइनस 24,000, मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलेंगे 6,000। और ये एडवांटेज मुझे कितने इयर्स तक मिलेगी? लेट अस सपोज 3 इयर्स तक ये एडवांटेज मुझे मिलेगी। तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000। बात समझ में आई? दैट मीन्स कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का नाम क्या होगा? सुपर प्रॉफिट्स। सर सुपर प्रॉफिट निकलते कैसे हैं? अब एवरेज प्रॉफिट्स में से आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करने होंगे जो हर बिजनेस ही अर्न कर लेता है। एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है जी, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स। तो मुझे ये बताइए कि सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या हो गया? सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक।
पहले मैं यही लिख लेता हूं, चलिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सवाल ये उठता है कि सर सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए बेटे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या हो गए मेरे सुपर प्रॉफिट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट्स तो पढ़े हैं क्या होते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। आइए बेटे नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में भी आपको बताएं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी कैपिटल एग्जिस्टिंग बिजनेस ने लगाई है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एग्जिस्टिंग बिजनेस की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये देखिए, अगर 2 लाख रुपीस कोई नया पर्सन इन्वेस्ट करेगा तो वो नॉर्मल इनकम अर्न करेगा, और नॉर्मल इनकम का रेट है 12%। तो कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अब क्वेश्चन ये उठ जाएगा कि सर नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे फाइंड किया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटे आपको हमेशा गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट चेक करेंगे बेटे। अब हम ये चेक करेंगे कि सर क्या कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी। आंसर इज यस, कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, बट स्टिल कुछ छोटे से टेक्निकल क्वेश्चंस अगर बुक बनाती भी है तो वो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी ढूंढने के लिए कह देगी। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है? ये आपने ना 11th क्लास में पढ़ा था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो मैं वही लिखूंगा, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये तो मैंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके लिख दिया बेटे कि गुडविल भी बाहर कर दो एसेट्स में से, इन्वेस्टमेंट भी बाहर कर दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स पर जो आप इनकम अर्न करते हो उससे मैं बिजनेस की गुडविल नहीं मानता, ये पैसा बिजनेस से बाहर लगा हुआ है और इसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूं गुडविल की, इसलिए इसको भी बाहर कर दो। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब है कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़ करके बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो सब कहलाएंगी आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। तो वैसे तो बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, लेकिन यदि नहीं गिवन होगी तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। और सीबीएसई में तो बेटे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ जाए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रेफरेंस बुक भी पढ़ते हो और रेफरेंस बुक में आप ढूंढते हो कि सर हमें कुछ टफ क्वेश्चन ढूंढ के दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढ के दो, तो बेटे रेफरेंस बुक लिखती हैं इसलिए आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन लिखती हैं, टफ क्वेश्चंस लिखती हैं, क्योंकि आप उसे देख के खुश होते हो। मैं कह रहा हूं सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट है तो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक सिंपल सी बैलेंस शीट नीचे बनाऊं।
ये लीजिए बेटे, एक सिंपल सी अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं और अगर मैं यहां पर लिख दूं कैपिटल 1,20,000, रिजर्व 30,000, लाइबिलिटीज 50,000, ये टोटल आ गया 2 लाख, और यहां पर एसेट्स लिख दूं, सारे एसेट्स, इसमें प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश सब मिला के लिख दूं 2 लाख। मैं अलग अलग इंडिविजुअल ब्रेकअप नहीं दे रहा। मैं तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बताए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी। ठीक है जी, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लूं। हां, ऊपर फॉर्मूला देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट, और मैंने इसमें ना कोई गुडविल लिया ना कोई इन्वेस्टमेंट लिया है। तो सर 2 लाख में से माइनस कर दो। मैंने कहा बताओ क्या माइनस करूं? आउटसाइड लाइबिलिटीज, और आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं अदर देन कैपिटल एंड रिजर्व। तो कैपिटल एंड रिजर्व छोड़ के ये मेरी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं और ये मेरे एसेट्स हैं। तो 2 लाख में से आप 50,000 माइनस कर दो। बताओ बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो आपने जल्दी से निकाल लिया होगा कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड आती है 1,50,000। ठीक है, इसी को ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि कैपिटल प्लस रिजर्व ही तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला तो मैंने ये लिख दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं ऑल्टरनेटिव 1। ऑल्टरनेटिव 1 होगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और ऑल्टरनेटिव 2 क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव नंबर 2 हो जाएगा कैपिटल और रिजर्व्स को प्लस कर लो। अब बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर मैं किससे निकालूं? बेटे वो तो क्वेश्चन में डाटा पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। खैर, इस पर और टाइम ना लगाते हुए हम फटाफट अपने कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। हमारा कंसेप्ट है कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट कैसे आते हैं? सुपर प्रॉफिट होते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप अभी तक निकालना सीख चुके हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है सर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बताया कि जितनी कैपिटल लगाओगे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो एक्सट्रीम केस में अगर आएगा तो देखेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, वही टीएस ग्रेवाल बुक पेज नंबर 2.17, और हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कोई टेक्निकलिटी ही नहीं है। आइए बेटे मेरे साथ साथ सॉल्व करें। गुप्ता एंड बोस, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहा हूं मैं। गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। तो बेटे ये इन्वेस्टेड का मतलब हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे दी है 50,000। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स वर 16,000। बेटे ये उनके एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है। द यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग इन द इंडस्ट्री 15%, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग, यूजुअल मतलब नॉर्मल अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है 15%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन मनी इन्वेस्टेड। अब उसने इसको लंबा चौड़ा लिख दिया, इसका मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो 15% से ऊपर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। बस ये इंडिकेशन है कि गुडविल निकालनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, आइए बेटे करें। बच्चे तो कह रहे हैं कि सर हम करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं तुम मत करो, मैं करूंगा। कहना अभी तो शुरू किया है, अभी तुम क्यों करोगे, अभी मुझे करने दो। क्वेश्चन नंबर 8,
गुडविल, अब बताओ सर कितना इजी है। गुडविल का फॉर्मूला लगेगा अब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट तो अभी मुझे पता नहीं कितने आएंगे, तो मैं नीचे चलता हूं। मैंने कहा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट जहां तक मुझे ध्यान आ रहे हैं क्वेश्चन में गिवन थे 16,000, और नॉर्मल प्रॉफिट मुझे निकालने पड़ेंगे। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, आपको भी याद आना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या? रजिस्टर घुमा के देख लिया? क्लास में सीरियसली सुना नहीं, रजिस्टर घुमा करके देख लिया। सर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे क्वेश्चन में ध्यान है 50,000 थी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% था। और अगर 50,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करते हैं और 15% आप अर्न करेंगे तो ये हो जाता है 7,500। ये लीजिए -7,500। और ये आपके सुपर प्रॉफिट्स आ जाते हैं कितने? 8,500। और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 था, तो 34,000 गुडविल की वैल्यू आती है। हाँ, मैंने चेक कर लूं एक बार। हाँ सर, एकदम ठीक। आइए बेटे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राकेश एंड अशोक अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो बेटे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो ये एवरेज कहलाएगा। दे एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000 इन द फर्म। दे एम्प्लॉयड कैपिटल, तो ये कैपिटल दी हुई है 25,000। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट इज 15%। अब बच्चे कह रहे हैं सर क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा 15% होता है? मैंने कहा नहीं, ऐसा मिस इंटरप्रेट मत कर लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आप इसे कभी भी 15% नहीं लेंगे। ठीक है, जो गिवन होगा वही लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में 15% गिवन है, तो हम 15% लेकर के चल रहे हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ओके बेटे, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एवरेज प्रॉफिट 5,000, और 3 year परचेज से गुडविल निकालनी है। कितना आसान है बताइए। लीजिए, अब मैं तो ऐसा करता हूं, इसी के ऊपर रब करके करूंगा। ये लीजिए, और बाकी बच्चों से कहूंगा कि आप लोग फटाफट वीडियो पॉज करके निकाल लीजिए। ये लीजिए बेटे, पहले तो फॉर्मूला लिखिए। मैं रब इसलिए करता हूं बेटे क्योंकि ना मुझे यहां लिखने में ना प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे पास पेपर पेन होता तो मैं श्योरली आपके साथ लिखता, और मैं ये कभी एनकरेज नहीं करूंगा आपको कि आप ना लिखें। आप हमेशा लिखिए, आप जितना लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ जी,
बेटे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स गिवन थे 5000, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर गिवन थी 15%। तो 25,000 का 15% इज इक्वल टू 3,750 और 3,750 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे सुपर प्रॉफिट्स आते हैं 1,250 और 1,250 को अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वो 3 था। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूं, 3 था, हाँ जी 3 ईयर परचेज था, बिल्कुल ठीक। और लीजिए गुडविल की वैल्यू भी आ रही है 3750। तो गुडविल की वैल्यू आ गई सर ₹3,750। ये लीजिए बेटे। हाँ जी, आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 8 भी हो गया। ओ सॉरी, 8 और 9 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और जब तक बेटे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, चलिए हम साथ साथ पढ़ते हैं। हम कहते हैं, लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होंगे, आर 36,000 पर ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट्स मैंने एडजस्ट कर रखे हैं 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज 2 लाख। अब मैं 2 मिनट बेटे इसके ऊपर आना चाहूंगा। बेटे ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेते हैं सुपर प्रॉफिट के अंदर, ठीक है ना, तो ये कहा जाता है, इट इज अ कंसेप्ट, कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है वो भी एवरेज लेनी है। और हम ये कंसेप्ट इलेबोरेट नहीं करेंगे आपके साथ कि सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में पढ़ने का मैटर है, ये 12th क्लास का मैटर नहीं है, ठीक है ना। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ मिल जाए सुपर प्रॉफिट मेथड में तो समझ लेना कि ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। आइए बेटे, आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2 लाख, और बल्कि एवरेज ही कैपिटल ली जाती है। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास इज 10%। तो बेटे अब देख रहे हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया? 10% आ गया। अब आइए बेटे मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अब दी हुई है 2 लाख, तो मैं 1 मिनट इसे रब कर लूं, और ये भी अब हो गई है मेरे पास 10%। लीजिए मैं तब तक इसको साफ कर लेता हूं, और आप तब तक ये नोट करना चाहें तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ बेटे, बस केवल कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैं ऐसे रब करके कर सकता हूं, आप चिंता ना करें। उसके बाद तो मुझे सभी क्वेश्चन आपके साथ साथ बराबर सॉल्व करने। बहुत लंबा सिलेबस है बेटे, बहुत लंबा हम लोग जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स 20,000। ये लीजिए, यहां तक मैंने लिख दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर एनम। आइए बेटे, अब ये जो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट आ गया वो आ गया पार्टनर रेम्यूनरेशन। बेटे गुडविल जब आप फाइंड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप एवरेज प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। आप वहां जाके चेक कीजिएगा
मैंने वहां भी आपको बताया था कि इसमें से माइनस कर देते हैं पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन। घटा दीजिए बेटे पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन, तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट्स गिवन थे वो गिवन थे 36,000। इसमें पार्टनर रेम्यूनरेशन कितनी हो गई 6,000, तो आप इसे यहां से माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, पार्टनर रेम्यूनरेशन को यहां से माइनस कर देते हैं और मैंने लिख दिया अल्टरनेटिव 1। कुछ लोग इसे क्या करते हैं, कुछ लोग इस 6,000 रुपीज को ना यहां से एवरेज प्रॉफिट से माइनस नहीं करते, वो इसे नॉर्मल प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। लेकिन आप जैसे भी करेंगे आंसर सेम आता है, तो बेस्ट पॉलिसी इज कि आप इसे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कीजिए और आप ऐसा ही करना। तो बेटे यहां पर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट्स कितने हो गए 30, जबकि गिवन क्या थे सर, गिवन तो 36 थे लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट होनी बाकी थी, तो वो मैंने कर दी। इसका मतलब मेरे सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए 10,000। सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए 10,000। ठीक है, ये देखिए एवरेज प्रॉफिट्स थे 36,000 और रेम्यूनरेशन देनी थी 6,000। उसके बाद लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 years परचेज पे निकालनी है, तो 10,000 इंटू 2 year परचेज, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है ₹20,000। और ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ये तो हमने चेंज किया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए बेटे, हो गया? हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी है और क्वेश्चन नंबर 12 भी है। सर 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है। ओहो, अब बेटे मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो बेटे होमवर्क में जाएंगे। एक काम करेंगे बेटे, अब आप काफी कुछ तो सीख चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क देना चाहिए। ठीक है ना, इसमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज निकलेंगे 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 और इसमें आपके एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे 20,000। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में देना चाहता हूं, आप इसे होमवर्क में लेंगे। और बेटे 11 और 12 में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, तो 12th वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दिया जाए। सर 12th क्वेश्चन के साथ और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में जा सकता है? हम्म, 13 भी होमवर्क में जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। सर 14, तो बेटे 14 भी होमवर्क में जाएगा। फिफ्टीन भी होमवर्क में जाएगा। क्या है कि इन क्वेश्चंस में कुछ भी बात नहीं है, और 16th दरअसल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हम क्लास में अभी करेंगे। ठीक है जी, आइए बेटे। ऑन 1st April 2014 an existing firm had assets of 75,000 including cash of 15,000। बताइए एसेट्स में कैश एक एसेट होता है या नहीं होता? होता है। तो 75,000 एसेट्स में कैश का बैलेंस इंक्लूडेड है। ठीक है, इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000 ऑन दैट डेट।
द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while partners capital account showed a balance of 60,000. अब क्या है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा चेक करके देखना चाहता है कि क्या आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं या नहीं समझते। मैं करने जा रहा हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16, और जो पैराग्राफ लिखा है ना वो ऐसे लिखा है। अब क्या है, मेरे पास समय है, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूं तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। मैंने कहा कि क्वेश्चन में गिवन है कि आपके एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड का टोटल दिया हुआ है 75,000, और वो कहता है कि इसमें कई एसेट्स हैं जिसमें कैश भी है, और कैश कितना है 5,000, और टोटल एसेट्स हैं 75,000। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कहता है आपके पास क्रेडिटर CRS को शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया, 5,000 के हैं। रिजर्व्स, अब रिजर्व्स कितने थे मैं भूल गया, कैपिटल तो 60 थी, हाँ रिजर्व 10,000 के थे। क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व 10,000 के थे, और कैपिटल जो थी वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कैपिटल थी। तो बेटे एसेट्स और लायबिलिटीज तो हमेशा इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल 60,000 थी। अब बताइए बेटे, ये बैलेंस शीट को क्यों बता रहा है? क्योंकि बेटे अब वो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहता है कि आप लोग निकालें। मैंने कहा लो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कितना आसान था। एक तरीका तो था टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो। टोटल एसेट्स 75,000 के हैं, लायबिलिटीज 5,000 की हैं, दैट मीन्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है 70,000। ये तो मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव नंबर 1। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि आप ऑल्टरनेटिव 2 भी लगा सकते थे। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 होता है कि कैपिटल में रिजर्व्स ऐड कर लेना। तो कैपिटल भी गिवन थी 60,000, रिजर्व्स भी गिवन थे 10,000। लीजिए बेटे, क्वेश्चन में नया पॉइंट तो यही था कि कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं थी, और क्वेश्चन ये चाहता था कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप खुद निकालें। तो बताइए, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, हम कोई भी ऑल्टरनेटिव इस क्वेश्चन में लगा सकते थे। बताइए, आगे पढ़ें क्वेश्चन। बस आगे तो वही बातें दी होंगी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या थी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अब दी है 20%। ओके, और गुडविल इज वैल्यूड एट ₹24,000। ओ माय गॉड, अब गुडविल की वैल्यू दे रखी है। हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं सर हम इसे इंपॉर्टेंट कर ले। मैंने कहा वैसे आप कर लो, 2 बार करोगे तो आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा आइए मैं इसकी वैल्यूज प्लेस करता हूं आपके साथ। ठीक है, अब मैं ऊपर चलूं, और ये लीजिए, मैंने पहले तो थोड़ा सा इसमें क्या किया कि स्पेस बना लिया, और ये सारी फिगर हटा दूं। अब क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है, क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं होती। बेटे अकाउंट्स में क्वेश्चन लिखा कैसे भी हो, उसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल एक ही जैसा बनता है, सिर्फ क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। और आपने देखना होता है कि क्वेश्चन मुझे वैसा दिख क्यों नहीं रहा कि जैसा मुझे जनरली दिखता है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा और आराम से बनेगा भी। ठीक है, अब मुझे बताइए बेटे, जल्दी जल्दी से बताइए कि आपको दिया क्या हुआ है।
आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं ना हम लोग? हाँ जी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुडविल की वैल्यू है 24,000। ये देखिए लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। यही तो नया है क्वेश्चन में कि गुडविल की वैल्यू बताई गई है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है जी, एट 4 ईयर परचेज। ये भी गिवन है कि ये 4 ईयर परचेज था। ठीक है जी, तो मुझे ये बताइए कि आपके सुपर प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे? क्या आपको मैथ्स आता है? इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, गुडविल नहीं निकालनी, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालिए। सर सुपर प्रॉफिट आएगा 6,000। ठीक है ना? कैसे आ गया? कुछ नहीं बेटे, 24,000 डिवाइडेड बाय 4, ये सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। सर अब ये बताइए, सुपर प्रॉफिट मैंने यहां डाल दिया। अब बेटे ये बताइए, क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है? आंसर इज यस, नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है। मैंने बोला कैसे? सर अभी हमने नीचे फाइंड आउट किया था कि मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट हो गए 14,000। ये लीजिए, ये हो गए 14,000। अब मुझे बताना है एवरेज प्रॉफिट्स कितने होंगे, बताइए। तो इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगी कि एवरेज प्रॉफिट होंगे इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए आपके सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 6,000। मैथ्स लगाइए, ये 14,000 जब वहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6,000 प्लस 14,000, इसका मतलब फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे 20,000। ये लीजिए, ये आगे 20,000। ठीक है जी, उसने क्या कहा था? फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। लीजिए बेटे, ये हो गया, खत्म। प्रेजेंटेशन की जहां तक बात है तो बेटे प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बना देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में सर प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये लीजिए। अब मेरे पास यहां पर टाइम खत्म होता जा रहा है तो मुझे जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल की वैल्यू दी थी 24,000, सुपर प्रॉफिट्स पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था 4, तो सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया कितना? 6,000। फिर हम लिखेंगे कि सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट यहां आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये नॉर्मल वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अब ये इंटरनेट की वजह से मुझे जल्दी लिखना पड़ रहा है और हैंडराइटिंग ऐसे ही आ रही है। 6,000 प्लस 14,000, नहीं सॉरी, सुपर प्रॉफिट 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 20,000। यही क्वेश्चन में फाइंड करना था। और बेटे अब आपके पास होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर